नमस्कार साथियों। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं, गलती से आ गए हैं, किसी ने शेयर किया है, किसी किसी ने रिकमेंड किया है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जितने भी लोग जुड़े हैं यार, वो तुम जरूर शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कर पाएँ। तो लास्ट क्लास में हमने क्या था कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ा था कि अधिगम का न्यूनतम स्तर क्या होना चाहिए, किस किस आयोग ने इस पे सुझाव दिए थे और अधिगम बोझ क्या है, इस पे हमने चर्चा की थी। तो उसी सीरीज में कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे मुख्य पाठचर्या, जिसको हम बोलते हैं कोर कैरिकुलम। अब कोर का मतलब होता है मुख्य और कैरिकुलम का मतलब होता है पाठचर्या। तो पाठचर्या वो चीज होती है जिसका अध्ययन आप किसी एक संस्था में जब आप एडमिशन लेते हो तो आप करते हो, चाहे आप प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे हैं, चाहे आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं। तो ये जो कैरिकुलम है ये हर जगह होता है, इसका एक निर्धारित स्वरूप होगा, ये फिक्स होगा। तो इसी तरह बात की जा रही है कि भाई कोर कैरिकुलम क्या है। तो कोर कैरिकुलम वो होता है कि ऐसी पाठ्यचर्या, जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं या प्रवेश लेते हैं, तो जहां पे आपको कुछ चीजें फिक्स होती हैं कि भाई उसमें बदलाव नहीं करना है, ये आपको हर हाल में पढ़ना पढ़ना है। और कुछ चीजें आपके लिए ऑप्शनल होती हैं कि ये चीजें भाई जैसे ऐसे समझो, जब भाषा, गणित, पर्यावरण, अब ये चीजें क्या है, फिक्स में आ जाती हैं कि भाई लैंग्वेज आपको पढ़ना है, मैथ आपको पढ़ना है, पर्यावरणीय स्टडीज आपको पढ़ना है, इन्वायरमेंटल स्टडीज। लेकिन कुछ चीजें आपको ऑप्शनल दे दी जाती हैं कि कल्चर। अब भाषा, इसके अलावा अदर कल्चरल एक्टिविटीज आपको दे दी जाती हैं। मतलब ऐसी सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको फिक्स है, जिसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, आप बदलाव नहीं कर पाएंगे। आपको उस इंस्टीट्यूट में प्रवेश लिया है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप अपनी मन मर्जी के चुन सकते हो। खासकर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है जब आप 10+2 में आते हो या 10th में आते हो, तो 5 विषय आपको पढ़ने पड़ते हैं, छठवां आपको रिकमेंडेशन दिया जाता है कि आप क्या पढ़ सकते हैं। जैसे कि जब हम लोग 10th में थे तो भाषा हो गया, गणित हो गया, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये फिक्स था। अब हम लोग के पास ऑप्शनल में क्या था कि हम लोग कंप्यूटर ले सकते थे या संस्कृत ले सकते थे या कला ले सकते थे। इन 3-4 हमारे पास ऑप्शन होते थे कि इसमें से हम कुछ ले सकते थे, लेकिन बाकी विषय उस फिक्स थे, उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो यही है कोर करिकुलम का कॉन्सेप्ट कि ऐसी पाठचर्या जहाँ पे कुछ चीजें आपको क्या है, निर्धारित है, आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, और कुछ चीजें हैं जो आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। अब इस पे जो फोकस किया था वो हमारी, ध्यान देना, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज है 1986 की। हमारे देश में अब तक कुल 3 पॉलिसी आ चुकी हैं, ये दूसरी पॉलिसी थी। इसके पहले आई थी 1968 में, और अभी जो चल रही है, जो सबसे लेटेस्ट है, वो 2020 है। ये 3 पॉलिसीज आ चुकी हैं। तो ये जो सेकंड पॉलिसी थी 1986 की, ये इस पे जोर देती है कि बच्चों के पास ऑप्शन जरूर होना चाहिए। कुछ विषय तो उनको पढ़ने के लिए दो, लेकिन कुछ विषय क्या हो, उनके पास ऑप्शनल हो कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकें। भाई अगर हर बच्चे को मैथ इतनी नहीं आती, लेकिन मैथ के अलावा भी उसके पास कुछ ऑप्शन हो कि हाँ मैथ उसको उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन साथ में कोई एक ऐसा इंटरेस्टिंग विषय होगा जिससे वो पढ़ पाए। तो इस पे फोकस किया था हमारी एनईपी ने। अब कोर पाठचर्या के बारे में थोड़ा सा बता दें कि कोर पाठचर्या फोकस्ड क्या करता है। तो जो हमारी कोर पाठचर्या होते हैं, ये सामान्य विकास कि ऐसा बनाया जाएगा जिससे आपका क्या हो, एक जनरल डेवलपमेंट हो सके, सामाजिकता की भावना, कि आपके अंदर कम से कम सोशलाइजेशन का गुण हो, आप समाज विरोधी ना बने, समाज के साथ चलने वाले बने, या समाज का क्या करें, नेतृत्व करें। तो दो चीजें ध्यान दिया कि पहले भाई आपका डेवलपमेंट की बात करते हैं, फिर कह रहे हैं कि सामाजिकता की भावना हो, लोकतंत्र हो, लोकतंत्र की रक्षा भी कर सके आप, समानता हो आपके अंदर, स्थायित्व, जिम्मेदारी, जिसको हम उत्तरदायित्व कह देते हैं। इन सारे गुणों का विकास करने के लिए पर्यावरणीय संरक्षण,
पर्यावरण संरक्षण के अलावा राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना और संस्कृति एवं सभ्यता की, आपका कल्चर को ध्यान में रखते हुए कोर करिकुलम का इसका इसका हम इन सारे पॉइंट्स को ध्यान देना कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन सब को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, कोर करिकुलम को तैयार करते हैं। तो ये चीजें क्या होती हैं कि जब आप एडमिशन लेंगे तो ये तो फिक्स रहेगा कि आपको जो विषय या जो चीजें हैं वो उनमें आपको ये सारी चीजें सीखने की मिलेंगी, पर इसके अलावा कुछ चीजें ऑप्शनल हो जाती हैं जो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चुन सकते हो। अगर सीधे सीधे कहा जाए तो कोर करिकुलम क्या होता है कि जो किसी भी विद्यालय या किसी भी इंस्टीट्यूट का मेन फोकस पॉइंट होता है, कि यही सेंटर होता है कि सारी चीजें इसी में निर्धारित होता है और ये पहले से ही बना बनाया एक सेट होता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि आपके अधिगम की प्रक्रिया या आपके सीखने सिखाने का जिस भी उद्देश्य से जा रहे हैं उसकी पूर्ति की जाती है। हमारा अगला टॉपिक है नॉन ग्रेडेड स्कूल, अवर्गीकृत विद्यालय। नॉन ग्रेडेड स्कूल, अवर्गीकृत विद्यालय। अब अवर्गीकृत का मतलब समझ लो, यहाँ पे ये है कि एक ऐसा विद्यालय की जो संपूर्ण मतलब जो आपका क्लास सेशन चलता है 180 डेज का, उसमें ये कक्षा के रूप में नहीं जाना जाता है। यानी जब ये इसका यूज करते हैं तो संपूर्ण अवधि कक्षाओं के रूप में, मतलब जो कक्षा चलती है, ठीक है, जो आपकी क्लासेस चलती हैं, तो उसके जो कंप्लीट जो ड्यूरेशन होता है उसको कक्षाओं के रूप में नहीं मापा जाता, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, एक सतत रूप से चलता रहता है। जैसे हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन होता है, ऐसे समझो फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि हमारा टाइम डे हर चीज फिक्स होता है, टीचर स्टूडेंट प्लेस तक फिक्स होता है, हम जाके अध्ययन करते रहते हैं। लेकिन जब हम नॉन ग्रेडेड स्कूल की बात करते हैं, अवर्गीकृत विद्यालय, तो इसमें कक्षाओं की जो अवधि होती है कि जितने टाइम चलना है वो फिक्स, उसको उस रूप में काउंट नहीं किया जाता है। और दूसरी चीज होती है कि इसको क्या होता है कि एक सतत इकाई के रूप में काउंट किया जाता है कि हाँ आप एक कंटिन्यूअस यूनिट हो और आप अपना वर्क कर रहे हो। अब इसमें क्या होता है कि जो नॉन ग्रेडेड स्कूल होता है, एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें जो बच्चे होते हैं उनकी जो एज होती है, सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है फैक्टर कि वो क्या होते हैं, डिफरेंट एज के होते हैं। कोई 6 साल का है, कोई 8 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 9 साल का है, कोई 7 साल का है। इन सब को क्या होता है कि एक ही क्लास में क्या होता है वो अध्ययन करना यानी स्टडी अपनी करते हैं। जबकि फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि अगर आप 4 साल की एज में पहली कक्षा में या 5 साल की एज में एडमिशन ले लेते हो तो अप्रोक्स सारे बच्चे क्या होंगे, एक ही एज ग्रुप के होंगे। अपवाद ही होगा कि कोई किसी बच्चे की एज कम होगी या ज्यादा होगी। लेकिन इसमें क्या होगा कि विभिन्न आयु ग्रुप की जो एज ग्रुप है वो सबका अलग होगा और उन सबको साथ में रह के क्या कराया जाता है यहाँ पे, अधिगम, यानी आपको सीखने सिखाने की प्रक्रिया जब कराई जाती है तो जिस जगह पे कराई जाती है उसी चीज को कहा जाता है नॉन ग्रेडेड स्कूल। तो इसके द्वारा क्या होता है, अब इसका फायदा क्या होता है नॉन ग्रेडेड स्कूल का। अभी आप लोग एक चीज पढ़ेंगे, साला त्याग क्या होता है, किसी वीडियो में मैंने बताया होगा। तो क्या होता है कि जिन बच्चे क्या होते हैं साला त्याग, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप आउट। अब जिन बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है उनको कहाँ रखते हैं हम, यहीं पे। अगर इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है किसी भी कारण से तो हम कोशिश करते हैं कि उनको भी यहाँ पे ला दें। तो इसका फायदा क्या होता है कि साला त्याग से बच्चे बच जाते हैं। दूसरा क्या चीज होता है, अपव्यय। तो अपव्यय से भी बच जाते हैं भाई, उसका नुकसान नहीं होगा। भाई उसने पढ़ाई छोड़ दी, ऑलरेडी एक बड़ी चीज थी, भाई उसका लॉस हो रहा है और अपव्यय उसका और ज्यादा हो जा रहा है। तो हमने क्या किया कि भाई उसकी हमारे जो भी सोर्स थे उसका हम क्या करेंगे, यूटिलाइज कर लेते हैं, तो उसका नुकसान नहीं होने पाता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना चाहता है कि जो छात्रों का ग्रुप होता है वो सजाती होता है, यानी होमोजीनियस होता है।
होमोजीनियस ग्रुप होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है कि छात्रों में बंटवारा नहीं किया जाएगा कि नहीं तुम कक्षा 3 में पढ़ के आए थे तो तुम्हें 4 में एडमिशन नहीं, उसी एज ग्रुप में जाओ, मतलब सॉरी उसी एज ग्रुप का नहीं मतलब है, मतलब एक ही क्लास में, जैसा शुरू में बताया था कि सारे बच्चे पढ़ेंगे, तो उससे क्या फायदा होता है कि हमारा साला त्याग और अपव्यय कम हो जाता है। और इसका फायदा क्या होता है कि इसमें छात्र जो होता है, यानी जो हमारा लर्नर है, क्या होता है कि अपनी गति, रुचि, पाठ्य वस्तु को ग्रहण करते हुए क्या करता है कि सीखता रहता है, यानी उसकी जो लर्निंग प्रोसेस होती है, लर्निंग चेन होती है, वो टूट नहीं पाती है, तो उसकी स्टडी कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो ये चीज था कि भाई नॉन ग्रेड स्कूल का कॉन्सेप्ट एक ऐसा स्कूल है जिसमें किसी भी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं जो स्टडी करते हैं, और उसमें क्या होता है कि होमोजीनियस ग्रुप बना होता है, और छात्र अपनी रुचि, योग्यता और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपनी स्टडी कंटिन्यूअस करते रहते हैं। इसके बाद इसी सीरीज में लास्ट टॉपिक आपका है वर्क एक्सपीरियंस। जिसको हम बोलते हैं कार्य अनुभव। अब कार्य अनुभव क्या है, तो इसको अगर साधारण भाषा में हम बता दें कि भाई कोई वर्क है और आपने क्या किया है, उसका अनुभव लिया। जैसे कि मान चलो आपके अंदर कोई स्किल था, जैसे कि आप एक अच्छे डांसर हो, ठीक, आपने किसी इंस्टीट्यूट में 5-10 साल सिखाया हो, तो वो इंस्टीट्यूट क्या करेगा, उतने साल आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है कि इस बालक ने इतने साल एज अ टीचर, डांस टीचर यहाँ पे काम किया है। तो वो जो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसी को हम कहते हैं कार्य अनुभव। अब कार्य अनुभव क्या होता है डिफिनेशन के अनुसार, कि किसी विशेष प्रकार का कार्य अनुभव, किसी विशेष प्रकार का कार्य अनुभव प्राप्त करना। भाई आपने किसी विशेष प्रकार का कार्य अनुभव प्राप्त किया, कहाँ से, किसी संस्था से या संगठन के द्वारा, ठीक है। तो या किसी संस्था, किसी संगठन या संस्थान से जब आप किसी विशेष प्रकार का कार्य अनुभव प्राप्त करते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि डांस, तो उसी तरह क्या होता है कि जब आप टीचिंग की बात करते हैं, तो टीचिंग में ऐसे समझा देता हूं, अभी प्राथमिक एजुकेशन पे बाद में आते हैं थोड़ा सा। टीचिंग में भी क्या होता है, टीचरों को जो प्रमोशन होता है, तो वो उनके वर्क एक्सपीरियंस पे ही होता है कि कितने साल का वर्क इन्होंने किया है, इनकी क्या एक्टिविटीज रही हैं, इनकी बुक्स पब्लिश हुई है या नहीं, या इनका मतलब उनका ओवरऑल मैपिंग किया जाता है, उसके आधार पे क्या होता है, उनको प्रमोशन दिया जाता है। तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, यही वर्क एक्सपीरियंस। अब शिक्षा में इसे कैसे लागू किया जाएगा, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर याद होगा तो बेसिक एजुकेशन, थोड़ा सा मैंने बताया था, बेसिक एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो एम गांधी ने दिया था, यानी महात्मा गांधी जी ने, उन्होंने बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। और बेसिक एजुकेशन की जो सबसे बड़ी बात थी वो क्या थी, हस्त कौशल, या जिसको हम बोलते हैं क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन। हस्त कौशल या क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन, इसका कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ कार्य अनुभव भी लेगा, कोई ना कोई कार्य भी सीखता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चे की क्या होगी, वोकेशनल जो एबिलिटी होगी, कैपेबिलिटी, वो पूरी हो जाएगी। जब अगर आप पढ़ाई के दौरान देखो सिर्फ स्टडी करते रह गए और कोई चीज का एक्सपीरियंस नहीं लिया, तो लाइफ में क्या होता है, सर्वाइव करने में दिक्कत होती है। क्योंकि पढ़ाई के ही दम पे आप हर जगह सक्सेस हो जाओ ये जरूरी नहीं है, आपके अंदर अदर एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एम के गांधी, महात्मा गांधी ने जो अपनी शिक्षा प्रणाली दी थी, बेसिक शिक्षा, उसमें पूरी तरह से फोकस था भाई हस्त कौशल या क्राफ्ट सेंटर की। बच्चों को कताई, बुनाई, कढ़ाई, मिट्टी के काम, ये सारे चीजों का कार्य अनुभव छोटी कक्षा से ही दिया जाना चाहिए, कि एटलीस्ट जब बड़े हों, तो अगर शिक्षा के माध्यम से सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो अपना व्यवसाय, अपना रोजगार कुछ चला सकें, कि हाँ अपना जीवन यापन कर सकें। तो उसी चीजों के लिए इसको जोड़ दिया गांधी जी ने, कहां से, कार्य अनुभव से। इसके अलावा फिर 1964 में, 1966, वही आपका ध्यान देना, ये कोठारी आयोग हर बार आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, कोठारी, या इसको हम बोलते हैं शिक्षा आयोग।
शिक्षा आयोग भी इस बात पे फोकस करता है और उसने कहता है कि जो शिक्षा हो वो कार्य अनुभव से जोड़ के दी जानी चाहिए। मतलब शिक्षा जब हम दे रहे हैं तो वोकेशनल भी होनी चाहिए, आपको क्या हो, इस कार्य अनुभव से आपकी शिक्षा जुड़ी हो। शिक्षा को कार्य अनुभव से क्या करो, जोड़ दो, कि बिना कार्य अनुभव के शिक्षा दो ही मत। इसीलिए देखो कि बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको अदर एक्टिविटीज के लिए टाइम मिलता है, तो आपको कोई ना कोई वो स्किल डेवलप करने का चांस देते हैं। अगर याद हो तो 2015 में प्रधानमंत्री ने हमारे देश के वो एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स चलाया था ना, जिसमें बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया था। मैं भी गया था लेकिन फिर मैंने नहीं लिया, मेरे एक साथी ने लिया था, तो उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स लिया था। आज वो एक अच्छे खासे होटल में मैनेजर की पोस्ट पे है, 5-6 साल हो गया उसे। तो क्या था कि ये स्किल डेवलपमेंट क्यों की गई, कार्य अनुभव क्यों दिया गया, कि जिससे आप क्या हो कि सिर्फ शैक्षणिक कार्यों पर न रह के अदर तरीके से भी जीवन को क्या कर पाए, सर्वाइव कर पाए। अब इसके बारे में जो ये शिक्षा आयोग था, इसने कहा था कि हम कार्य अनुभव को घर, स्कूल, कारखानों से, खेत या किसी अन्य उत्पादक परिस्थिति के कार्यों से जोड़कर आपको सिखाने की कोशिश की जाएगी। चाहे आप घर से सीखे कुछ अलग चीज, या स्कूल में सिखाया जाए, या आपको कारखानों में ले जाके सिखाया जाएगा, खेत में ले जाके सिखाया जाएगा, प्रयोगशालाओं में ले जाएगा। आपको एक चीज बताता हूँ, चाइना में क्या है कि नियरली बच्चों को जब वो 3-4 क्लास में पहुंच जाते हैं, वही टाइम से उनको क्या होता है कि किसी न किसी कारखाने में ले जाके हर हफ्ते 1 घंटे 2 घंटे के लिए उनको ट्रेन किया जाता है। तो फ्री का काम भी हो जाता है, कंपनी का फ्री में काम हो गया, और बच्चे क्या हुआ, एक स्किल सीखना शुरू कर दिए। तो यही कारण है कि वो इतनी तेजी से प्रोडक्ट को बना पाता है कि भाई बच्चे एटलीस्ट काम करना तो शुरू से ही सीख गए, पढ़ाई नहीं कर पाए तो कोई ना कोई प्रोडक्ट तो बना ही ले रहे हैं। तो इसी चीजों पे क्या था, 1964 के आयोग ने भी इस चीज को कहा कि भाई चाहे घर से, चाहे स्कूल, कारखानों, खेत हो गया, प्रयोगशाला हो गया, कहीं से भी जो चीज प्रोडक्ट जो उसके लिए उपयोगी होगा, मतलब अन्य उत्पादक या किसी भी परिस्थिति में वो यूज कर सके, उस चीज का हम क्या करेंगे, बालक को कार्य अनुभव का प्रशिक्षण देंगे। अब जैसे कार्य अनुभव के भाग क्या क्या हो सकते हैं, कुछ यहाँ पे नाम मेंशन कर देते हैं, जैसे कि समाज उपयोगी गतिविधियां, जो आपके समाज के लिए हो। दूसरा जो भोजन से रिलेटेड हो, भाई आपके अंदर, इसको ऐसे कृषि से जोड़ लो सीधे सीधे भोजन कह के। इसके बाद आप आवास, आप घर बनाना सीख लें। इसके अतिरिक्त पोशाक, यानी आप कपड़े बनाना सीख लें। आप सांस्कृतिक कार्यों में दक्ष हो जाएं, मनोविनोद में दक्ष हो जाएं, यानी लोगों को हंसा सकने में आप एक्सपर्ट हो जाएं। और सामुदायिक कार्यों में आपके अंदर दक्षता आ जाए। तो ये सारी चीजें क्या थी, वर्क एक्सपीरियंस का हिस्सा थी, कि इन सारी चीजों के माध्यम से हम क्या करेंगे कि बालक को वर्क एक्सपीरियंस जरूर दिलाएंगे। तो इसके द्वारा क्या होगा कि आप सिर्फ शिक्षा के माध्यम पे नहीं रुके रहेंगे, कि सिर्फ शैक्षणिक कार्यों के द्वारा, कि हाँ नहीं सिर्फ शिक्षा के ही माध्यम से अपना कैरियर बनाने की सोचेंगे। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपको रहेगा तो आप अदर तरीके से भी क्या होगा, अपने कैरियर, अपने विकल्पों को चुनेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, और एक बार फिर कह रहे हैं कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और शिक्षा शास्त्र विशेष जुड़े हैं तो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कोई भी यार इसको शेयर कर दो। शेयर सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, ये अभी भी फ्री ऑफ कास्ट है, जैसे ये वीडियो फ्री ऑफ कास्ट है।